हेलो एवरीवन, मैं हूं अमीन और BY की बुक समरी में आपका स्वागत है। यहाँ हम दुनिया के सबसे बड़े आइकॉन, थिंकर और रियल लाइफ जो चेंजिंग स्टोरी और बुक को डिकोड करते हैं। हमारा मकसद है उन डीप लेसन को फ्रेंड्स आप तक पहुंचाना जो आपकी ग्रोथ में मदद करे। इन कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए आज मेरे साथ हैं मेरे AI रिसर्च को होस्ट। तो चलिए आज की इस लर्निंग जर्नी को शुरू करते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा सिनारियो सोचिए जहां कोई आज के दौर में $1 बिलियन टेक स्टार्टअप बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शर्तें कुछ ऐसी हैं कि उसके पास इंटरनेट नहीं है, उसका लैपटॉप टूटा हुआ है। और पढ़ाई के नाम पर सिर्फ 2 साल की प्राइमरी स्कूलिंग हो। हाँ बिल्कुल, सिर्फ 2 साल। मतलब ना कोई पहचान है, ना कोई बैकिंग है। ये सुनने में बिल्कुल नामुमकिन लगता है ना? सही बात है। ऐसी स्थिति में सफलता तो बहुत दूर की बात है, गुजारा करना ही एक बहुत बड़ी चुनौती लगती है। खैर, क्या हुआ अगर मैं कहूँ कि सदियों पहले एक इंसान ने ठीक ऐसा ही किया था और उन्होंने सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं बनाया, बल्कि पूरे एक देश की नींव रखने में मदद की थी। ये वाकई हैरान करने वाली बात है। आज की इस गहराई से की गई चर्चा में हम लोग दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन पर आधारित BY के बुक समरी के नोट्स को ध्यान से देख रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि आखिर एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट ने ये सब कैसे किया। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ एक आत्मकथा का विश्लेषण नहीं है। अगर हम इन नोट्स को ध्यान से देखें तो बेंजामिन फ्रैंकलिन की पूरी जिंदगी, उनके सीखने का तरीका और उनकी आदतें, ये सब मिलकर एक बहुत ही सॉलिड सक्सेस ब्लूप्रिंट बनाते हैं। एक सक्सेस ब्लूप्रिंट। हाँ, खास तौर पर आज के नए क्रिएटर्स, राइटर्स और उन लोगों के लिए जो बिल्कुल शून्य से शुरुआत कर रहे हैं। यही बात मुझे सबसे ज्यादा एक्साइट करती है। मतलब एक साबुन बनाने वाले का बेटा अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स में से एक कैसे बन गया। मैं जानता हूं कि चार्ली मंगर जैसे दिग्गज इन्वेस्टर ने इस किताब को अपनी टॉप 10 लिस्ट में रखा था। बिल्कुल। चार्ली मंगर का मानना था कि फ्रैंकलिन दुनिया के सबसे बेहतरीन सेल्फ मेड लर्नर थे। पर मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूं जहां से ये सब एकदम नामुमकिन लगता है। बात है 1706 के बॉस्टन शहर की। उनके पिता जोसाया फ्रैंकलिन साबुन और मोमबत्ती बनाते थे और घर में 17 बच्चे थे। 17 बच्चे? मतलब उस जमाने में एक छोटी सी आमदनी और इतना बड़ा परिवार। वही तो, ऐसे माहौल में तो पढ़ाई के बारे में सोचना भी एक अय्याशी यानी लग्जरी लगती होगी। हाँ बिल्कुल। 17 बच्चे होने का सीधा सा मतलब है प्योर केओस और भयंकर गरीबी। घर में हमेशा पैसे की तंगी रहती थी और इसी वजह से बेंजामिन को सिर्फ 2 साल की फॉर्मल स्कूलिंग के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 2 साल? सिर्फ 2 साल? हाँ, जब खाने के लिए पैसे ना हो तो किताबें और फीस बहुत दूर की बात हो जाती हैं। लेकिन जब वो 12 साल के हुए तो उनकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया। 12 साल की उम्र में टर्निंग पॉइंट? वो क्या था? उन्हें अपने बड़े भाई जेम्स के प्रिंटिंग प्रेस में एक अप्रेंटिस के रूप में काम पर लगा दिया गया। तो एक तरह से मजदूरी शुरू हो गई थी उनकी। लेकिन इसमें सीखने का क्या मौका था? वो तो बस दूसरों का लिखा हुआ चाप रहे होंगे ना। देखने में ये मजदूरी जरूर लग सकती है, लेकिन असल में वो प्रिंटिंग प्रेस फ्रैंकलिन के लिए एक प्रैक्टिकल यूनिवर्सिटी बन गई थी। प्रैक्टिकल यूनिवर्सिटी? कैसे? देखिए, आजकल हम लोग स्क्रीन पर बस स्क्रॉल करते हैं, लेकिन उस जमाने में प्रिंटिंग का मतलब था टाइप सेटिंग। मतलब एक एक अक्षर, एक एक शब्द को धातु या मेटल के छोटे टुकड़ों से जोड़कर सेट करना पड़ता था। ओह अच्छा, फिजिकल लेटर्स को अरेंज करना पड़ता था। बिल्कुल। इस प्रोसेस ने उन्हें भाषा, ग्रामर और शब्दों की बनावट को बहुत करीब से देखने पर मजबूर कर दिया। वो शब्दों को सिर्फ पढ़ नहीं रहे थे, उन्हें फिजिकली महसूस कर रहे थे। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और उस प्रिंटिंग प्रेस में आने वाली हर नई किताब, हर नया पन्ना उनके दिमाग के लिए एक नई खिड़की खोल रहा था। रुको रुको, यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। इन नोट्स में लिखा है कि उन्होंने खुद को लैटिन, फ्रेंच, इटालियन और स्पेनिश सिखाई बिना किसी टीचर के। हाँ, बिना किसी टीचर के। बिना किसी लैंग्वेज ऐप या डिक्शनरी के कोई इंसान खुद को 4 अलग भाषाएं
कैसे सिखा सकता है? आज के दौर में हमारे पास सब कुछ है, फिर भी एक नई भाषा सीखने में हमारी हालत खराब हो जाती है। इसका राज उनके एक्टिव लर्निंग के तरीके में छुपा है। फ्रैंकलिन कभी भी पैसिव रीडर नहीं थे। एक्टिव लर्निंग मतलब? वो बस कहानी के मजे नहीं लेते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो भाषा के स्ट्रक्चर को तोड़ते थे। अगर उन्हें एक सेंटेंस समझ नहीं आता था तो वो उसके रूट वर्ड्स को ढूंढते थे, उसकी ग्रामर को एक तरह से रिवर्स इंजीनियर करते थे। मतलब उनका दिमाग हमेशा इस सवाल पर काम करता था कि ये वाक्य इस तरह क्यों लिखा गया है। हाँ, और उन्होंने अपने हर बचे हुए पैसे को किताबें खरीदने में लगाया। उनके लिए किताबें ही उनका इंटरनेट थीं और उनका दिमाग उनका खुद का सर्च इंजन। ये सच में कमाल की लगन है। लेकिन पढ़ने की इस भूख से एक नई कहानी शुरू होती है जो मुझे किसी थ्रिलर मूवी की तरह लगती है। आप साइलेंस डू गुड वाली कहानी की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। उन्होंने 16 साल की उम्र में साइलेंस डू गुड के नाम से आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दिए और ये उनका असली नाम नहीं था। नहीं, ये एक काल्पनिक किरदार था, एक अधेड़ उम्र की विधवा, मतलब एक मिडिल एज्ड विडो का किरदार। हाँ, और वो रात के अंधेरे में इन आर्टिकल्स को अपने भाई के न्यूज़पेपर के दरवाजे के नीचे से सरका देते थे। पाठकों ने ऐसे बहुत पसंद किया, बिना ये जाने कि ये सब एक टीनेजर लिख रहा है। सही बात है। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि अपना चेहरा, अपनी पहचान छुपाने की क्या जरूरत थी? अगर वो इतना अच्छा लिख रहे थे तो खुलकर क्यों नहीं सामने आए? क्योंकि फ्रैंकलिन ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत गहराई से समझते थे। उन्हें पता था कि 18th सेंचुरी के बॉस्टन में एक 16 साल के अप्रेंटिस लड़के की बात को कोई गंभीरता से नहीं लेगा। अच्छा, मतलब लोग राइटर की उम्र और उसके स्टेटस को देखकर उसके शब्दों को जज करते हैं। बिल्कुल। इसीलिए उन्होंने साइलेंस डू गुड का किरदार बनाया। एक अधेड़ उम्र की विधवा जिसने जिंदगी देखी है, जिसके पास अनुभव है, समाज उसकी आलोचना और उसके मजाक को इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। ये तो बिल्कुल आज के डिजिटल दौर जैसा है। आजकल बहुत से नए क्रिएटर्स फेसलेस यूट्यूब चैनल्स या एनोनिमस ब्लॉग शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। वो एक अवतार या छुपे हुए नाम का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग उनकी उम्र, शक्ल या बैकग्राउंड पर फोकस ना करें, बल्कि सिर्फ उनके कंटेंट और उनकी स्क्रिप्ट की ताकत पर ध्यान दें। सही पकड़ा आपने। लेकिन हर कहानी की तरह इसमें भी एक ट्विस्ट आया। जब उनके भाई जेम्स को सच्चाई पता चली तो वो अपने छोटे भाई की इस सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाए। हो, ईगो क्लैश हो गया होगा। हाँ, उनके बीच झगड़े बढ़ने लगे और इसका नतीजा ये हुआ कि 17 साल की उम्र में फ्रैंकलिन वहां से भाग गए। बिना किसी पैसे, बिना किसी डिग्री या कनेक्शंस के वो फिलाडेल्फिया पहुंच गए, एक नए शहर में बिल्कुल अकेला। तो ज्ञान की भूख उन्हें यहाँ तक तो ले आई, लेकिन अब मुद्दा ये था कि किसी कला में, जैसे कि लिखने की कला में, बिना किसी मेंटर के महारत कैसे हासिल की जाए। सही बात है। क्योंकि पढ़ना एक बात है, लेकिन उस जमाने के बड़े बड़े विद्वानों की तरह लिखना बिल्कुल अलग बात है। यहाँ इन बीवाई के नोट्स में उनके एक खास राइटिंग मेथड का जिक्र है जिसे आज के क्रिएटर्स के लिए एक असरदार फॉर्मूला माना जा सकता है। हाँ, और ये मेथड सिर्फ कंटेंट क्रिएशन नहीं, बल्कि किसी भी स्किल को सीखने का एक बेहतरीन तरीका है। इसे भी एक तरह से रिवर्स इंजीनियरिंग कहा जा सकता है। रिवर्स इंजीनियरिंग। हाँ, फ्रैंकलिन को एहसास हुआ कि उनकी वोकैबुलरी और उनके लिखने का फ्लो उतना अच्छा नहीं है, तो उन्होंने उस वक्त की एक बहुत ही मशहूर और सोफिस्टिकेटेड मैगजीन द स्पेक्टेटर का इस्तेमाल किया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा तोड़कर समझना चाहता हूँ। आखिर ये तरीका प्रैक्टिकली काम कैसे करता था? क्या वो बस उस मैगजीन के आर्टिकल्स को बार बार पढ़ते थे? नहीं नहीं, वो उससे कहीं ज्यादा मेहनत वाला काम था। वो पहले द स्पेक्टेटर का एक बेहतरीन आर्टिकल लेते, उसे ध्यान से पढ़ते और हर सेंटेंस का एक छोटा सा नोट या हिंट बना लेते थे। अच्छा, बस हिंट्स लिखते थे? फिर क्या करते थे? फिर वो उस मैगजीन को पूरी तरह बंद करके रख देते थे। कुछ दिनों बाद जब वो ओरिजिनल आर्टिकल को लगभग भूल जाते थे, तब वो अपने उन छोटे नोट्स को देखते और पूरे आर्टिकल को वापस अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करते थे। वेट, एक सेकंड में यहाँ थोड़ा उलझ रहा हूँ। क्या इसको प्लेगरिज्म या सिर्फ नकल मारना नहीं कहेंगे? मेरा मतलब है किसी और के विचारों को अपने शब्दों में लिखना, कॉपी करना ही तो हुआ ना। देखिए, प्लेजरिज्म तब होता है जब आप किसी का काम चुराकर उसे अपना नाम दे दें दुनिया को दिखाने के लिए,
लेकिन फ्रैंकलिन इसे पब्लिश नहीं कर रहे थे। ओह, तो वो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे। बिल्कुल, वो प्राइवेट में अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे थे। ये एक डीकंस्ट्रक्शन प्रोसेस था। सबसे बड़ा झटका उन्हें तब लगता था जब वो अपने लिखे हुए वर्जन की तुलना ओरिजिनल आर्टिकल से करते थे। अच्छा, कंपैरिजन में उन्हें अपनी गलतियां दिखती होंगी। हाँ, तब उन्हें दिखता था कि ओरिजिनल राइटर ने किसी भावना को जताने के लिए कितने बेहतरीन शब्दों का चुनाव किया है और उनका अपना वर्जन कितना कमजोर है। इस कंपैरिजन से उन्हें अपने गैप साफ दिखते थे। अब मुझे समझ आया। ये ठीक वैसा ही है जैसे आज का कोई नया फिल्म मेकर किसी मास्टर डायरेक्टर की आवाज बंद करके उसके सीन के हर कट और कैमरा एंगल को नोट करे और फिर सोचे कि अगर मैं सीन को शूट करता तो कहाँ कट लगाता। सही बात है। और जब वो दोनों को कंपेयर करेगा तब उसे असल गैप समझ आएगा। इस मेथड की गहराई यहीं खत्म नहीं होती। जब फ्रैंकलिन को लगा कि उनके पास शब्दों की कमी है, मतलब लैक ऑफ वोकैबुलरी है, तो उन्होंने एक और अजीब तरीका अपनाया। वो क्या था? उन्होंने उन्हीं आर्टिकल्स को नोट से पढ़कर कविताओं में बदलना शुरू किया। कविताओं में? मतलब पोएम्स लिखने लगे? हाँ, क्योंकि कविता में रिदम और राइम बिठाने के लिए आपको नए नए शब्दों को ढूंढना पड़ता है। कुछ हफ्तों बाद वो उन कविताओं को वापस प्रोज यानी आम भाषा में बदलते थे। ये तो सच में दिमाग को रगड़ने वाला काम है। इसी रगड़ और डिलिब्रेट प्रैक्टिस ने उन्हें एक मास्टर राइटर बना दिया। चार्ली मंगर इस बात पर बहुत जोर देते थे कि सिर्फ हजारों वीडियोस देखने या किताबें पढ़ने से आपकी स्किल नहीं बढ़ती। हाँ, वो तो पैसिव कंजम्पशन हो गया ना। नहीं है। ये पूरा प्रोसेस सुनने में ही इतना थका देने वाला लगता है। यहाँ पर मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। कैसा सवाल? देखिए, एक बेहतरीन स्किल ढूंढ लेना या प्रैक्टिस का तरीका निकाल लेना एक बात है, लेकिन इस लगातार मेहनत को बनाए रखने का अनुशासन कहाँ से आता है? मोटिवेशन तो अक्सर 2 हफ्ते में दम तोड़ देती है। ये एकदम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। और नोट्स के अनुसार फ्रैंकलिन को भी इस बात का एहसास था, इसलिए उन्होंने सदियों पहले एक अजीब सा पर्सनल सिस्टम बनाया था जिसे हम उनकी 13 वर्च्यूज के नाम से जानते हैं। ये उनकी आत्मकथा का सबसे दिलचस्प और प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हिस्सा है। आज मार्केट में सेल्फ हेल्प एप्स और हैबिट ट्रैकर्स की भरमार है, लेकिन फ्रैंकलिन ने 18वीं सेंचुरी में ही अपना खुद का एक कैरेक्टर बायो हैकिंग सिस्टम बना लिया था। कैरेक्टर बायो हैकिंग इंटरेस्टिंग टर्म है। इन 13 गुणों या वर्च्यूज में कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन सख्त चीजें शामिल थी, है ना? हाँ, जैसे कि टेम्परेंस यानी संयम, साइलेंस यानी मौन, ऑर्डर, रेजोल्यूशन, फ्रुगैलिटी, इंडस्ट्री, सिंसेरिटी और ह्यूमिलिटी जैसी चीजें। लेकिन मुझे एक बात बताइए, उन्होंने स्पेसिफिकली यही वर्च्यूज क्यों चुने? जैसे साइलेंस यानी मौन, क्यों? वो तो एक राइटर थे, उन्हें तो अपनी आवाज लोगों तक पहुंचानी थी। ये बहुत ही गहरा सवाल है। देखिए, उन्होंने ये वर्च्यूज किसी फिलोसॉफिकल किताब से नहीं उठाए थे, बल्कि अपनी खुद की कमजोरियों को एनालाइज करके बनाए थे। अपनी कमजोरियों को? हाँ, जवानी में फ्रैंकलिन बहुत बहस करने वाले और अपने आप को ज्यादा समझदार दिखाने वाले इंसान थे। वो लोगों को उनकी गलतियां दिखाने में मजा लेते थे। ओह, मतलब थोड़े आर्ग्यूमेंटेटिव थे। बिल्कुल, लेकिन उन्हें जल्दी समझ आ गया कि इस आदत से वो दुश्मन बना रहे हैं, दोस्त नहीं। साइलेंस वर्च्यू उन्होंने इसीलिए चुना ताकि वो सिर्फ वही बोलें जो जरूरी हो और दूसरों को सुने। वो जानते थे कि बोलने से ज्यादा चुप रहकर सुनने से इंसान सीखता है। ये तो एकदम सीधी बात है, लेकिन इसको प्रैक्टिस करने का तरीका मुझे थोड़ा परेशान करता है। क्यों, उसमें क्या परेशानी है? उन्होंने एक छोटी सी नोटबुक ली और उसमें टेबल बनाकर हर दिन अपनी गलतियों पर काले दाग लगाने शुरू किए। अब एक नए क्रिएटर के नजरिए से देखिए, जो आज अपना यूट्यूब या राइटिंग करियर शुरू कर रहा है। हाँ? क्या एक साथ 13 अलग अलग आदतों को ट्रैक करना, खुद की 13 कमजोरियों पर एक साथ काम करना उसे पागल नहीं कर देगा? लोग तो नए साल में एक जिम की आदत नहीं पाल पाते हैं। सही बात है। अगर कोई 13 वर्च्यूज एक साथ काम करेगा तो वो बिल्कुल पागल हो जाएगा। और यही फ्रैंकलिन के सिस्टम का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। मास्टर स्ट्रोक मतलब उन्होंने एक साथ नहीं किया? नहीं, उनका मैकेनिज्म एक साथ सब कुछ ठीक करने का था ही नहीं। उनका फॉर्मूला था 1 वर्च्यू एट अ टाइम। वो हर हफ्ते सिर्फ एक वर्च्यू पर अपना पूरा ध्यान लगाते थे। सिर्फ एक हफ्ते के लिए एक वर्च्यू? हाँ, अगर इस हफ्ते उनका फोकस ऑर्डर यानी व्यवस्था पर है तो वो बाकी 12 वर्च्यूज को ठीक करने की कोशिश नहीं करते थे,
वो सिर्फ अपनी डेस्क साफ रखने और वक्त का पाबंद होने पर ध्यान देते थे। हाँ, तो इस हिसाब से 13 हफ्तों में वो हर वर्च्यू को एक बार टच कर लेते थे और साल में 52 हफ्ते होते हैं, यानी एक साल में वो इस साइकिल को 4 बार दोहराते थे। बिल्कुल सही हिसाब लगाया आपने। ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा काम करता होगा। हाँ, वो कोई रातों रात परफेक्ट इंसान नहीं बनना चाहते थे। ये अपने मूल्यों को पहचानने और अपने कैरेक्टर को धीरे धीरे पॉलिश करने का तरीका था। जब आप किसी एक आदत पर लगातार ध्यान देते हैं तो वो धीरे धीरे आपके अवचेतन मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। ठीक है, मैं इन सब को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। एक अनाथ की तरह बड़ा हुआ बच्चा जिसके पास ज्ञान की भूख थी, जिसने डेलिबरेट प्रैक्टिस से लिखना सीखा और उन 13 वर्च्यूज के जरिए अपना कैरेक्टर मजबूत किया। हाँ, ये फाउंडेशन बन गई थी उनकी। लेकिन एक राइटर या एक अच्छा व्यक्ति बनने से वो अमेरिका के फाउंडिंग फादर तक का सफर कैसे तय कर लेता है? आपको ये थोड़ा अजीब लग रहा है? हाँ, मतलब एक कंटेंट क्रिएटर धीरे धीरे अपनी स्किल्स बढ़ाता है तो एक बेहतरीन वीडियो बनाता है, पूरा एक देश नहीं बनाता। ये छलांग मुझे समझ नहीं आती। एक ही था कोर ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, चार्ली मंगर ने कहा था कि फ्रैंकलिन की सबसे बड़ी ताकत उनका एक ही सवाल था। वो पूछते थे कि हाउ डज दिस एक्चुअली वर्क, मतलब ये असल में काम कैसे करता है। ओह, मतलब वो हर चीज के मैकेनिक को समझना चाहते थे। बिल्कुल। जब उन्होंने राइटिंग में ये सवाल पूछा तो उन्होंने स्पेक्टेटर मैगजीन को रिवर्स इंजीनियर किया। जब उन्होंने आसमान में बिजली कड़कती देखी तो वही सवाल पूछा और लाइटनिंग रॉड का आविष्कार कर दिया। इस आविष्कार ने हजारों इमारतों को आग लगने से बचाया। और सिर्फ साइंस में ही नहीं, उन्होंने बाइफोकल ग्लासेस बनाए जिससे दूर और पास दोनों देखने में आसानी होती है। सही बात है। अमेरिका के पोस्टल सिस्टम को नए सिरे से ऑर्गेनाइज किया, पहली पब्लिक लाइब्रेरी और पहला फायर डिपार्टमेंट बनाया। वो बस समस्या देखते थे और उसके मैकेनिक को ठीक करने लग जाते थे। हाँ, और इन सबसे बड़ी बात डिप्लोमेसी में उनका योगदान था। जरा सोचिए, जब अमेरिका और ब्रिटेन का युद्ध यानी अमेरिकन रेवोल्यूशन चल रहा था, तब अमेरिका को फ्रांस की मदद की सख्त जरूरत थी। हाँ, बिना फ्रांस की मदद के जीतना लगभग नामुमकिन था। बिल्कुल। और उस वक्त फ्रैंकलिन को फ्रांस भेजा गया। उनके पास ना कोई फॉर्मल यूनिवर्सिटी डिग्री थी, ना कोई राजशाही बैकग्राउंड था। तो उन्होंने वहां के लोगों को मनाया कैसे? अपनी उसी भाषा की समझ, साइलेंस और ह्यूमिलिटी की वर्च्यू से, और लोगों को पढ़ने की उसी कला से जो उन्होंने बचपन में साइलेंस डो गुड लिखते वक्त सीखी थी। उन्होंने फ्रांस के एलीट और समझदार लोगों को अपनी तरफ कर लिया। अरे वाह, बिना एक भी गोली चलाए? हाँ, बिना एक भी गोली चलाए उन्होंने फ्रांस जैसी बड़ी शक्ति को युद्ध में अपने साथ खड़ा कर लिया। ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। उनकी आत्मकथा सिर्फ एक इतिहास की किताब नहीं, बल्कि एक प्रूफ है कि लगातार सीखने की आदत आपको किसी एक दायरे में बांध कर नहीं रखती। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ इस बात से। उन्होंने अपने चरित्र की फाउंडेशन इतनी मजबूत कर ली थी कि उस फाउंडेशन पर चाहे वो साइंस की बिल्डिंग बनाए, राइटिंग की या डिप्लोमेसी की, सब सक्सेसफुल रही। वो 84 साल की उम्र तक जिए और आखिर तक आविष्कार करते रहे। एक अच्छी तरह से स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन्ड जिंदगी का यही परिणाम होता है। जब आप अपनी सीखने की क्षमता और अपने व्यवहार पर लगाम लगाना सीख लेते हैं तो बाकी की दुनिया को बदलना आसान हो जाता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकाल लें तो कहानी बिल्कुल साफ है। एक साबुन बनाने वाले के बेटे ने बिना किसी रिसोर्सेज, यूनिवर्सिटी या कनेक्शंस के अपनी ज्ञान की भूख और डेलिबरेट प्रैक्टिस से अपनी तकदीर बदली। और 13 वर्च्यूज के डिसिप्लिन से अपने चरित्र को इतना ऊंचा उठाया कि उसने दुनिया को बदल कर रख दिया। और आज के दौर में देखिए, लोगों के पास सब कुछ है। स्मार्टफोन्स हैं, यूट्यूब पर हजारों ट्यूटोरियल्स हैं, दुनिया भर की लाइब्रेरीज का एक्सेस फ्री में लोगों की जेब में पड़ा है। जो साधन फ्रैंकलिन के पास नहीं थे वो आज सबके पास है। यही बात आज इस चर्चा को इतना रेलेवेंट बनाती है। ये इस बात का सबूत है कि सिर्फ कंटेंट को पैसिवली कंज्यूम करना, लगातार वीडियोस देखते रहना या किताबें पढ़ लेना काफी नहीं है। असली काम उस कला को रिवर्स इंजीनियर करके खुद प्रैक्टिस करना और अपनी जिंदगी में वैल्यूज का एक सॉलिड फ्रेमवर्क बनाना है।
नॉलेज इज नथिंग विदाउट एप्लीकेशन एंड डिसिप्लिन। बिल्कुल सही। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही रोचक विचार दिमाग में आता है जिसे मैं इस डीप डाइव को सुनने वाले सभी लोगों के साथ छोड़ना चाहता हूँ। वो क्या है? अगर बेंजामिन फ्रैंकलिन 18th सेंचुरी में बिना इंटरनेट के सिर्फ एक छोटी सी नोटबुक, कुछ पुरानी मैगजीन्स और अपनी बेशुमार लगन के दम पर नए आविष्कार कर सकते थे और एक पूरा देश बनाने में मदद कर सकते थे, हाँ, तो जरा सोचिए, आज के क्रिएटर्स जिनकी उंगलियों पर पूरी दुनिया की जानकारी का भंडार रखा है, वो अपनी और इस समाज की उन्नति के लिए कितना बड़ा आविष्कार कर सकते हैं। ये बहुत गहरा सवाल है। क्या आज का ये अनलिमिटेड डेटा और इन्फॉर्मेशन हमें सच में ज्यादा समझदार बना रहा है, या फिर ये सिर्फ हमारा फोकस और वो भूख छीन रहा है जो किसी जमाने में एक साबुन बनाने वाले के बेटे को फाउंडिंग फादर बना सकती थी? सच में सोचने वाली बात है। अगली बार जब आपका स्क्रीन टाइम लिमिट क्रॉस हो जाए तो शायद फोन बंद करके एक छोटी सी नोटबुक और पेन उठाने का वक्त आ गया है। तो दोस्तों, ये था आज का वो पावरफुल इंसाइट जो हमारी लाइफ के लिए डायरेक्शन बदल सकता है। याद रखिए, सिर्फ सुनने से नहीं बल्कि फ्रेंड्स, बातों को अप्लाई करने से रिजल्ट बदला पाता है। अगर आप हर रोज 1% बेटर बनना चाहते हैं तो BY के बुक समरी को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। मैं हूं अमीन, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक नई इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए रीड मोर, थिंक डीपर एंड लिव विथ मीनिंग।